bomber is planning to blow up an airliner sometime during the next 6 days. He's targeting airlines, scientists. दोस्तों 80 का दशक था। अमेरिका में एक वर्ड काफी पॉपुलर हुआ, यूनाबॉम्बर। कहा जाता है कि जिस इंसान को इस नाम का खिताब दिया गया उसको अमेरिका की टॉप खुफिया एजेंसी FBI भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 20 साल तक नहीं ढूंढ पाई थी। और इस इंसान के बारे में एक बात और कही जाती है कि इसका IQ लेवल आइंस्टीन से भी तेज था। तो अब आपके भी दिमाग में सवाल आने शुरू हो गए होंगे कि आखिर कौन था ये इंसान और इसने ऐसा क्या किया था कि टॉप खुफिया एजेंसी FBI भी इसे 20 साल तक नहीं ढूंढ पाई। तो कहानी शुरू करने से पहले हम आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। दरअसल साल था 1942। अमेरिका के शिकागो शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ था। नाम था टेड केजिंस्की। इस बच्चे में जबरदस्त टैलेंट था और अपने टैलेंट के चलते ही वो महज 16 साल की उम्र में हार्वर्ड तक पहुंच गया था। टेड केजिंस्की इतना जीनियस था कि एक बार उसका IQ टेस्ट हुआ जिसमें उसका स्कोर 167 बताया गया था। आमतौर पर 130 के IQ पर आप बहुत काबिल माने जाते हैं, लेकिन 160 तक पहुंचते ही आप आइंस्टीन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसा ही टेड केजिंस्की के साथ हुआ था। मोटा मोटा अगर समझे तो दिमाग के मामले में केजिंस्की आइंस्टीन के लेवल को पार कर गया था। उसकी काबिलियत को देखते हुए 16 साल की उम्र में उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके बाद उसने मिशिगन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मिशिगन यूनिवर्सिटी में टेड केजिंस्की ने मैथ्स में मास्टर्स और PhD करके नया मुकाम बनाया। उसने अपनी PhD भी पूरी कर ली और इसके बाद केजिंस्की कैलिफोर्निया चला गया और यहाँ पर अब उसने बर्कले यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। एक तरह से देखा जाए तो केजिंस्की का करियर बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब उसने अचानक से नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 1971 में केजिंस्की ने मोंटेना के लिंकन शहर के एक वीराने में लकड़ी का घर बनाया और फिर वो उसी घर में रहने लगा। जिस जगह पर उसने अपना घर बनाया वहाँ ना तो लाइट थी और ना ही पानी। देखते ही देखते केजिंस्की ने लोगों से कटना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया ये उसने किसी को नहीं बताया। खैर, अब यहाँ से कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल तारीख थी 25 मई और साल था 1978। अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मटेरियल इंजीनियरिंग विभाग में बर्कले क्रिस्ट नाम के प्रोफेसर थे और एक दिन बर्कले क्रिस्ट के पास पोस्टल डिपार्टमेंट से एक शख्स एक पैकेज लेकर आता है। ये पैकेज किसी ने भेजा नहीं था, बल्कि वो यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में रखा हुआ पाया गया था। उस पैकेज पर रिटर्न एड्रेस की जगह बर्कले क्रिस्ट का पता लिखा हुआ था। क्रिस्ट को शक हुआ कि उन्होंने ऐसा कोई पैकेज नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने सीधे पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन दी। पुलिस आती है और बर्कले से पैकेज लेकर जैसे ही खोलती है तो पैकेज में एक बड़ा धमाका हो जाता है। हालांकि धमाका इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन पुलिस ऑफिसर को काफी चोटें आई थी। अब इस ब्लास्ट को लेकर पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया, लेकिन छानबीन में पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने इस केस की फाइल को बंद करने का फैसला कर लिया। लेकिन ठीक 1 साल बाद इसी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही एक और पैकेज मिला जिसमें एक और नाम भेजा गया था। इस बार के ब्लास्ट में एक स्टूडेंट को चोट आई। अब पुलिस ने इस केस की तह तक जाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले की तरह इस बार भी पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। मोटा मोटा समझे तो अब पुलिस के हाथों से ये केस निकल गया था, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को इस केस में उतरना ही पड़ा। अब FBI इस केस की जांच कर रही थी कि खबर आती है कि जिसमें बताया गया कि शिकागो से वॉशिंगटन जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में अचानक बैगेज एरिया में धुआं निकलने लगा है। आनंद फानन में पायलट ने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई तो पता चला कि प्लेन में बम रखा था, लेकिन राहत की बात ये थी कि गड़बड़ी के चलते बम फूटा नहीं, और अगर प्लेन में बम फूटा होता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। अब यहाँ से FBI के लिए केस और ज्यादा उलझता जा रहा था, इसलिए FBI ने इन सारे केसों को जोड़ते हुए एक टास्क फोर्स बनाई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पहले शुरुआती जांच में उनके हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा। हालांकि बमों को बनाने को लेकर एक इंफॉर्मेशन पता चलती है, वो ये कि बम बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ था जो कूड़े में आसानी से मिल जाता है, जैसे पुरानी नुकीली की माचिस की तीलियां और भी कई चीजें। कई बार तो बमों के साथ कुछ नोट भी मिले थे,
लेकिन उनकी छानबीन से ये नहीं पता चलता था कि इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है साल 1987, जब FBI के हाथ पहला ठोस सुराग लगा, क्योंकि अब बम रखने हुए एक शख्स की फोटो CCTV में कैद हो गई थी। बस फिर क्या था, इस मामले में FBI ने एक स्केच बनवाकर उसे हर तरफ फैला दिया, लेकिन चूंकि उस रोज हमलावर ने एक हुड और काला चश्मा पहन रखा था, इसलिए उसकी पहचान होना मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर अचानक 1987 से 1993 तक लगातार हो रहे बमों का सिलसिला रुक गया। हालांकि एक बार फिर इसकी शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि 1994 में एक वकील को पैकेज में एक बम मिलता है और इस बम की ब्लास्ट होते ही वकील की मौत हो गई। इतना ही नहीं, साल 1995 में भी लकड़ी उद्योग के मालिक को बम मिला और उससे ब्लास्ट होते ही उसकी मौत हो गई। देखते ही देखते बम हमलों के इस सिलसिले को अब तक 17 साल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी FBI को अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि इसके पीछे कौन शख्स है। अब केस पेचीदा होता जा रहा था, इसलिए केस की पेचीदगी को देखते हुए FBI ने इस केस को यूनाबॉम्ब का नाम दिया। FBI के नाम देने के बाद मीडिया ने भी इसी को यूनाबॉम्बर बनाकर हमलावर को इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। अब FBI ने यूनाबॉम्बर की एक प्रोफाइल भी तैयार की। FBI को ये लगने लगा था कि इस यूनाबॉम्बर की यूनिवर्सिटी से कुछ न कुछ तो जरूर नाता है। खैर, तमाम छानबीन के बाद अभी भी FBI उस तह तक नहीं पहुंच पा रही थी जिससे केस सुलझना शुरू हो सके। आखिर में थकार कर FBI ने यूनाबॉम्बर के सिर पर $10 लाख यानी करीब 8 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया ताकि कहीं से कुछ सुराग मिल सके। इसके बावजूद भी कई सालों तक ये केस यूं ही बना रहा। ना तो FBI को इस अपराधी का पता चल पा रहा था और ना ही केस भी सुलझ पा रहा था। फिलहाल ये सब चलता रहा। फिर एक दिन न्यूयॉर्क टाइम अखबार के ऑफिस में इसी यूनाबॉम्बर का खत आता है। खत के साथ एक मैनिफेस्टो भी था और एक धमकी भी थी कि अगर इस मैनिफेस्टो को छापा नहीं गया तो ऐसे ही बमों के हमले जारी रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस मैनिफेस्टो में लिखा क्या था। दरअसल इस मैनिफेस्टो में टेक्नोलॉजी के खतरे को लेकर आगाह किया गया था। हालांकि FBI किसी आतंकी की मांगे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद ये तय हुआ कि मैनिफेस्टो छापा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद मैनिफेस्टो में लिखी बातें और लेखनी के तरीके से शायद कोई इस अपराधी को पहचान जाएगा। मैनिफेस्टो छापा गया और जैसी FBI की उम्मीद के मुताबिक इस यूनाबॉम्बर की पहचान भी हो गई। पहचानने वाले का नाम डेविड केजिंस्की था। जी हाँ, ये वही जीनियस प्रोफेसर टेड केजिंस्की के भाई थे। डेविड केजिंस्की को मैनिफेस्टो के लिखावट से ये एहसास हुआ कि ऐसी बातें उनका भाई ही करता था। डेविड हालांकि सीधे FBI के पास नहीं गए, उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया और खुद इस मामले की छानबीन में लग गए। करीब 6 महीने में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही वो अब FBI के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद FBI ने अपनी तरफ से टेड के पुराने लेखन से मैनिफेस्टो को मिलाना शुरू कर दिया। आखिर में यह पक्का हो गया कि टेड केजिंस्की ही यूनाबॉम्बर है। इसी ने बम भेजने का सिलसिला शुरू किया था। अब जब सारी बातें पता चल ही गई हैं, तो FBI ने उसे पकड़ने का प्लान तैयार किया। इसी बीच एक न्यूज चैनल ने खबर टेलीकास्ट कर दी कि यूनाबॉम्बर पहचाना जा चुका है और टीवी पर उसके भाई डेविड की पहचान भी उजागर कर दी गई। फिर क्या था, रातों रात पुलिस केजिंस्की के जंगल वाले ठिकाने पर पहुंची और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस को उसके पास से बम बनाने का सामान और दस्तावेज मिले, जिससे पक्का हो गया कि वही यूनाबॉम्बर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर टेड केजिंस्की बॉम्बर बना कैसे। दरअसल टेड केजिंस्की के आतंकी बनने के पीछे की कहानी उसके हार्वर्ड में पढ़ने का रीजन थी। आपको बता दें कि केजिंस्की ने हार्वर्ड में साइकोलॉजिकल टेस्ट में हिस्सा लिया था। इस दौरान उसे रोज गालियां दी जाती थी और बाद में चेहरे पर आने वाले हाव भाव के वीडियो उसे दिखाया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में उसके मन पर गहरा असर पड़ा था, जिसके चलते उसने लोगों से मिलना और बात करना भी बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, सेक्स को लेकर भी उसके मन में कई सारे मिथ पैदा होने शुरू हो गए थे, क्योंकि जिन लड़कियों को वो पसंद करता था वो लड़कियां केजिंस्की से बात नहीं करती थी और इसी के चलते उसके अंदर सोसाइटी को लेकर नफरत सी पैदा होने लगी थी। 4 मई 1998 को पुलिस की गिरफ्तारी के बाद उसने अपने सारे अपराध को माना, जिसके बाद अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और इस केस के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
हालांकि साल 2023 में उसकी जेल में मौत हो गई। कहा जाता है कि उसने जेल में रहकर फांसी का फंदा लगा लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी यूना बॉम्बर को लेकर हमारी ये कहानी? और ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।